नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक कॉमन डिजीज़ है अननोन कॉज की। इसमें होता क्या है कि मल्टीपल एरियाज़ हो जाते हैं डीमाइलिनेशन के ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो इसका जो पीक इंसिडेंस है वो 20 से 40 साल की उम्र के दरमियान ही होती है और वुमेन याद रखिएगा इसमें ट्वाइस ज़्यादा अफेक्ट होती हैं एज मैन। इटियोलॉजी क्या है, इसका एग्जैक्ट वजह तो इसकी नहीं पता, अननोन है, लेकिन इम्यून मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट द CNS माइलिन शीथ के अगेंस्ट। ठीक है, जो CNS में माइलिन शीथ है उसके अगेंस्ट इम्यून रिएक्शन होगा। और ये क्यों सजेस्ट हुआ है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स इन द CSF। ठीक है, CSF में हमें टी लिम्फोसाइट्स ज़्यादा मिलते हैं इस कंडीशन में, तो हम कहते हैं कि भाई ये इम्यून पैथोलॉजी का है। तो CSF में टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेटेड ज़्यादा मिल रहे हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स की सिंथेसिस भी हमें CNS में ज़्यादा मिलती है। माइलिन शीथ जो पेरिफेरल नर्व्स की हैं वो आपने याद रखना है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अफेक्ट नहीं होती। पेरिफेरल सिस्टम नहीं हो रहा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, वहाँ पर जो है माइलिन शीथ जो है डीजेनरेट हो रही है, डीमाइलिनेशन हो रही है नर्व्स की ड्यू टू द इम्यून मैकेनिज्म। अब पैथोलॉजी देखें, जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं वो इसमें यही है कि इसमें प्लैक्स ऑफ डीमाइलिनेशन, यानी जो माइलिन शीथ है वो डैमेज हो जाती है विथ इन्फ्लामेशन एंड सब्सिक्वेंट फिर उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, तो प्लैक्स बन जाते हैं डीमाइलिनेशन के इन द मल्टीपल एरियाज ऑफ CNS हैविंग प्री डायलेक्शन फॉर द फॉलोइंग साइट्स। एक तो पेरी वेंट्रिकुलर रीजन पे ज़्यादातर बनते हैं, ऑप्टिक नर्व, ब्रेन स्टेम एंड इट्स सेरिबेलर कनेक्शंस, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये सारे रीजन्स हैं जहाँ पर इसकी ज़्यादा प्री डायलेक्शन है कि ये प्लैक्स ऑफ डीमाइलिनेशन बने। एक तो पेरी वेंट्रिकल के अराउंड वाला रीजन है, ऑप्टिक नर्व, ब्रेन स्टेम और सेरिबेलर कनेक्शंस, और इसके अलावा सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड। तो डीमाइलिनेशन क्या करेगी? जो नर्व कंडक्शन है उसको इम्पेयर कर देगी, नर्व सिग्नल्स जो है ना वो कंडक्ट नहीं हो पाएंगे, कंडक्शन ब्लॉक होगा, तो उससे CNS के फंक्शंस की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। डीमाइलिनेशन से एक्टोपिक इम्पल्स जनरेशन भी होगी कहीं और पे एक्टोपिकली, तो उससे पेशेंट को पैरेस्थीसियाज होंगे जैसे लहरमाइट फिनोमेना। ठीक है, लहरमाइट फिनोमेना क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइक सेंसेशंस होती हैं स्पाइन में और लिम्ब में जब पेशेंट अपने नेक को फ्लेक्स करेगा। ठीक है, जैसे नेक फ्लेक्स किया तो स्पाइन में और लिम्ब्स में जो है एक करंट की तरह इलेक्ट्रिक लाइक सेंसेशन होगी, जो उसको हम लहरमाइट फिनोमेना कहते हैं। तो ये एक्चुअली पैरेस्थीसियाज ही हैं और ये एक्चुअली एक्टोपिक इम्पल्स जनरेशन की वजह से हुए हैं, क्योंकि डीजनरेशन हुई है ना, डीमाइलिनेशन हुई है, डीमाइलिनेशन की वजह से ये लहरमाइट फिनोमेना होता है। पैथोलॉजी के बाद अब आ जाएं क्लिनिकल फीचर पे। अब देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो ऑनसेट है ना वो ड्रामेटिक भी हो सकता है या वेरी माइल्ड एंड स्लो। ठीक है, या तो ड्रामेटिक होगा या वेरी माइल्ड एंड स्लो ऑनसेट होगा। सबसे पहले इसकी इनिशियल या प्रेजेंटिंग फीचर देखें हम। जब ये होता है, स्टार्ट होती है डिजीज़, तो उसमें पहला है ब्लरिंग ऑफ विजन ड्यू टू द ऑप्टिक न्यूराइटिस। पेशेंट का जो विजन है वो ब्लर हो जाएगा क्योंकि ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हुई है, ऑप्टिक न्यूराइटिस हुई है। अब जो ऑप्टिक न्यूराइटिस हुई है उससे वेरिएबल विजुअल लॉस होगा, जैसे पेशेंट को ब्लरिंग होगी जो माइल्ड भी रह सकती है या आगे प्रोग्रेस करके सीवियर विजुअल लॉस होगा। ठीक है, ऑप्टिक न्यूराइटिस की वजह से। अब ऑप्टिक न्यूराइटिस यूजुअली होती एक साइड पे यूनिलेटरल है या फिर ये बायलेटरल, दोनों आइज़ को इन्वॉल्व कर सकती है। आप जब ऑप्टिक न्यूराइटिस हमने पिछले क्रेनियल नर्व्स बारे में भी पढ़ा था, तो जब हम फंडोस्कोपी करेंगे ना तो ऑप्टिक न्यूराइटिस में हमें पेपिलेडिमा मिलेगा फंडोस्कोपी पे। ठीक है, लेकिन याद रखिए अगर वो रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस है तो उसमें फंडोस्कोपी नॉर्मल आ सकती है। बार बार रिपीटेड अटैक ऑप्टिक न्यूराइटिस के अगर होंगे तो पेशेंट को आगे जाके ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगी, और हमने पहले ही पढ़ा कि ऑप्टिक एट्रोफी फंडोस्कोपी में कैसी नज़र आएगी, उसमें पेल नज़र आएगी। ठीक है, तो ये हो गई ब्लरिंग ऑफ विजन ड्यू टू ऑप्टिक न्यूराइटिस। अगला जो इनिशियल फीचर होता है, प्रेजेंटिंग फीचर होता है कि पेशेंट के एक या मोर लिम्स में वीकनेस होगी। अब वीकनेस उसको जो हो रही है ना, एक तो आंख वाला मसला हो गया ऑप्टिक न्यूराइटिस, दूसरा वो वीकनेस के साथ आएगा, यानी कहेगा कि उसको फटीग है, फुट ड्रॉप हो रहा है या गेट की डिस्टर्बेंस होगी। आप जब एग्जामिन करोगे तो आपको हाइपर रिफ्लेक्सिया या हाइपरटोनिया मिलेगा, एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स, और जो सुपरफिशियल एब्डोमिनल रिफ्लेक्स हम करते हैं ना वो एब्सेंट होगा। ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि पेशेंट को कोई पायरामिडल ट्रैक की डिजीज़ है। ठीक हो गया।
ये फीचर्स आपने याद रखना है। फिर सेंसरी सिम्टम पे आ जाएं, पैरेस्थीसियाज होंगे, यानी आपने चेक किया पेशेंट को पैरेस्थीसियाज होंगे, वो कहेगा कि मुझे फीलिंग है, पिंस टिंगलिंग सेंसेशन होती है, पेनफुल बर्निंग या नमनेस होती है जो कि एक फोकल एरिया ऑफ द लिम्ब पे शुरू होती है फिर फैलती है, ठीक है, पिंस टिंगलिंग पेनफुल बर्निंग। फिर अटेक्सिया, अब सेरिबेलम अगर इन्वॉल्व हुआ है तो उससे पेशेंट को अटेक्सिया होगा इन द गेट एंड लिम्ब। एडवांस जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है उसमें सेरिबेलर डिसआर्थरिया भी होता है, यानी स्कैनिंग स्पीच जिसको हम कहते हैं, डिसआर्थरिया। अच्छा, स्कैनिंग स्पीच इस तरह होता है कि पेशेंट जो है ना वो अटेक्सिक डिसआर्थरिया भी इसको हम कहते हैं, जिसमें ना पेशेंट स्लो, डेलिबरेट और सेगमेंटेड रिदम होगी बोलने की, स्लोली, और बीच में ना पॉजेज आएंगे हर सिलेबस के बीच में, यानी मैं जा रहा था तो मैंने देखा, इस तरह से, यानी स्लोली होगी और बीच में पॉजेज आएंगे, इसको हम कहते हैं स्कैनिंग स्पीच या अटेक्सिक डिसआर्थरिया भी कहते हैं। तो ये आपको उसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मिलता है, ठीक है, एडवांस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में अटेक्सिक मतलब डिसआर्थरिया भी होगा, तो अटेक्सिया मतलब इसमें भी हो रहा है। देन डिप्लोपिया, डबल विजन, ऑप्टिक न्यूराइटिस देखा, दूसरा डबल विजन। देखिए डबल विजन डिप्लोपिया क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इंटर न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया हो जाता है इसमें, या सिक्स्थ नर्व पाल्सी हम उसको कहते हैं। इंट्रा न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें जो है ना हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट इम्पेयर होगी, स्पेशली एबिलिटी टू एडक्ट जो है, मतलब नोज़ की तरफ पेशेंट देख नहीं पाएगा, और वो जो अफेक्टेड आई होगी ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रही होगी, ठीक है। एक्चुअली ये जब मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस डैमेज हो जाता है ना, एक बंडल होता है नर्व फाइबर्स का ब्रेन स्टेम में जो हमारी आई मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करवाता है, तो ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस के डैमेज होने की वजह से ये इंटर न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया डेवलप करता है, ठीक है, यानी पेशेंट जो है एडक्ट नहीं कर पाएगा, एडक्शन उसकी इम्पेयर हुई है, और साथ में उसको निस्टैग्मस भी हो सकता है, कॉन्ट्राइलेटेड निस्टैग्मस। तो मोस्टली ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है, इंटर न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। वैसे स्ट्रोक और बाकी कंडीशन ट्रॉमा वगैरह में भी होता है ट्यूमर में, लेकिन मेनली मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो इस तरह का ये डिप्लोपिया हो रहा है इस सिक्स्थ नर्व के पास या इंटर न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया की वजह से। देन यूरिनरी सिम्टम्स याद रखिएगा कि पेशेंट को यूरिनरी ब्लैडर अर्जेंसी होती है, इसमें हेजिटेंसी या इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है, जब उसको ये डिजीज़ ऑनसेट हुआ है ना उस वक्त ही, अर्जेंसी, हेजिटेंसी, इनकॉन्टिनेंस, कॉन्स्टिपेशन, फीकल अर्जेंसी, बावल इनकॉन्टिनेंस, ये आगे जाके जो एडवांस मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगी ना तो ये फीचर्स भी होंगे। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस याद रखिए कि ट्रांजिएंटली जो है वर्सन होती है, जब पेशेंट का जो है ना एक्सपोजर हीट से हो, स्ट्रेस या इन्फेक्शन जब हो जाए तो ये वर्सन हो जाएगी कुछ टाइम के लिए ट्रांजिएंटली, ठीक हो गया। अभी टेबल बना हुआ है जिसमें इनिशियली प्रेजेंटिंग फीचर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, तो हमने कहा पेशेंट को ब्लर विजन होता है एक या बाकी मोर लिम्स में वीकनेस होगी, उसको पैरेस्थीसियाज होंगे सेंसरी में, अटेक्सिया भी हो रहा था जो स्पीच का भी स्कैनिंग अटेक्सिया, डिप्लोपिया, यूरिनरी सिम्टम, ठीक है, तो ये आपने याद रखने सारे। सब्सिक्वेंट कोर्स से आगे कि देयर मे बी इंटरवल ऑफ मंथ और ईयर आफ्टर द इनिशियल एपिसोड बिफोर फर्दर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम अकर, ठीक है, आगे जब सिम्टम हो उनसे पहले महीनों से सालों तक का इंटरवल आता है इनिशियल एपिसोड के बाद, मतलब इतना फासला आता है, महीनों से साल गुजर जाते हैं, फिर जो है बाकी न्यूरोलॉजिकल सिम्टम अपीयर होते हैं। तो अब इसके कोर्स पे डिपेंड करता है, ये डिज़ीज़ जो है 3 पैटर्न्स में डिवाइड की गई है। एक होता है इसमें रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस और प्राइमरी प्रोग्रेसिव। रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ना, रिलैप्स और रेमिट, ये 80% पेशेंट्स में होती है। रिलैप्स और रेमिटिंग क्लिनिकल कोर्स होता है जिसमें ना बार बार रिकरेंट अटैक होते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन के, बार बार होंगे, और फिर अटैक जो है जनरली इवॉल्व करते हैं ओवर अ डे टू वीक्स, ठीक है, दिनों से हफ्तों तक, और फिर उसके बाद बिल्कुल पेशेंट को कंप्लीट या पार्शियल या नो रिकवरी हो सकती है। कंप्लीट रिकवरी होगी, पार्शियल रिकवरी या बिल्कुल रिकवरी होगी ही नहीं, ठीक है, यानी अटैक हुआ, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हुआ, फिर दिनों से हफ्तों में या तो रिकवरी हो जाएगी कंप्लीट या पार्शियल या नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और इसमें जो रिकवरी होती है ना वो हफ्तों से महीनों तक के दरमियान होगी, इतना टाइम लेगी। फिर दूसरी जो है सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव। अब इसमें जो डिज़ीज़ है इसका रिलैप्सिंग रेमिटिंग कोर्स होता है पहले तो, लेकिन बाद में जो है ये इवॉल्व होगी इनटू द प्रोग्रेसिव। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में जो डिज़ीज़ है उसका रिलैप्सिंग रेमिटिंग कोर्स तो होता है शुरू में, लेकिन बाद में ये प्रोग्रेसिव कन्वर्ट हो जाएगी, नाम में है प्रोग्रेसिव। तो इसका जो प्रोग्रेसिव फेज़ है वो बिगिन होगा शॉर्टली आफ्टर द डिजीज़ ऑनसेट,
स्टार्ट हो जाएगा, या फिर ये डिले भी कर सकता है सालों से 10 सालों तक। इसकी जो प्रोग्रेसिव नेचर है आगे बढ़ने वाली, वो इतना टाइम ले सकती है। उसी वक्त या तो हो जाएगी प्रोग्रेसिव नेचर, या कुछ सालों के बाद, 10 सालों के बाद। तीसरी जो प्राइमरी प्रोग्रेसिव होती है ना, उसमें ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होगी, ठीक है, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ द डिसेबिलिटी फ्रॉम द ऑनसेट। वहाँ पर तो यही था ना, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में उसी टाइम पे प्रोग्रेसिव होगी या सालों के बाद। लेकिन प्राइमरी प्रोग्रेसिव में जो है ऑनसेट ऑफ डिजीज़ पर ही जो है ना उसकी ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होगी। ठीक हो गया, ऑनसेट ऑफ द डिजीज़ पर ही ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होगी। लेकिन देन ये टेबल बना हुआ है जिसमें एंड स्टेज मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में इसने लिखा है। एंड स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट ना बहुत ज़्यादा सीवियरली डिसेबल हो जाता है और उसको स्पास्टिक पैरापेरेसिस होगी। स्पास्टिक पैरापेरेसिस यानी प्रोग्रेसिव वीकनेस और स्टिफनेस हो जाएगी लोअर लिम्स में, ऑफन ड्यू टू द डैमेज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कोई इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से जो होती है। तो यहाँ पर भी जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से ये प्रोग्रेसिव वीकनेस और स्टिफनेस को हम कह रहे हैं। तो ये स्पास्टिक पैरासिस हो जाएगी, ऑप्टिक बिल्कुल एट्रोफी हो जाएगी, निस्टैग्मस होगा, सूडो बल्बर पाल्सी और इनकंटिनेंस ऑफ द यूरिन, डिमेंशिया। ठीक है, ये सारे जो है सीवियरली जो है एंड स्टेज में सीवियरली डिसेबल्ड में होंगे। डेथ जो है क्यों होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट PCQ है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में जो डेथ है वो ब्रोंको नमूनिया या रीनल फेलियर की वजह से होगी। ठीक है, नेक्स्ट नीचे टेबल बना हुआ है जिसमें क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है फॉर द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आपने कैसे उसको डायग्नोस करना है। इसमें जो है ना पहले तो क्लिनिकली डेफिनेट क्राइटेरिया जो है, दूसरा क्लिनिकली प्रोबेबल है और दूसरा क्लिनिकली पॉसिबल। तो क्लिनिकली डेफिनेटिव क्राइटेरिया ये है कि अगर पेशेंट लेस देन 60 ईयर्स का है और उसको हिस्ट्री है या साइंस हैं डेफिसिट के इन 2 और मोर एनाटॉमिकल साइट्स इन द CNS। ठीक है, एक 2 या 2 से ज़्यादा एनाटॉमिकल साइट्स पर CNS में उसको मतलब डेफिसिट हुआ है। तीसरा ये कि CNS की एग्जामिनेशन पे आपको एबनॉर्मल साइंस भी मिल रहे हैं जो इंडिकेट यही कर रहे हैं कि भाई पेशेंट का वाइट मैटर इन्वॉल्व है। चौथा ये कि CNS की जो इन्वॉल्वमेंट है वो 1 ऑफ द 2 पैटर्न्स में है। पांचवा, रिलैप्सिंग और रेमिटिंग जो है उसमें 2 या उससे ज़्यादा एपिसोड्स लास्ट करें फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। ठीक है, अगर रिलैप्सिंग रेमिटिंग है ना तो उसको 2 या मोर एपिसोड्स हों जो 24 घंटों तक हों एटलीस्ट, और मोर देन 1 मंथ अपार्ट, हर महीने मतलब एक महीने के फासले पे मोर देन 1 मंथ अपार्ट फिर दोबारा उसको हो रहा है अटैक, एपिसोड्स हो रहे हैं, और वो 2 या मोर एपिसोड्स जो हैं 24 घंटों जितने हों। और 6th ये कि प्रोग्रेसिव यानी स्लो एंड या फिर स्टेप वाइज प्रोग्रेशन हो ओवर एटलीस्ट 6 मंथ। अगर प्रोग्रेसिव फेज है तो उसकी जो है स्टेप वाइज प्रोग्रेशन हो, बढ़ता जाए एटलीस्ट 6 महीनों में। एंड लास्ट ये कि कोई अदर एक्सप्लेनेशन ना हो सिम्टम्स के कि ये सिम्टम किस वजह से हो रहा है। तो ये सारा आता है क्लिनिकली डेफिनेट क्राइटेरिया में। फिर जो क्लिनिकली प्रोबेबल क्राइटेरिया है ना, क्लिनिकली प्रोबेबल में कि शायद ये हो सकता है, उसमें ये है कि रिलैप्सिंग और रेमिटिंग सिम्टम विथ 1 न्यूरोलॉजिकल साइन कॉमनली एसोसिएटेड विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। रिलैप्सिंग और रेमिटिंग है लेकिन साथ में कोई इसको न्यूरोलॉजिकल साइन है अगर साथ में, तो हम कहेंगे कि ये प्रोबेबली मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। दूसरा ये कि डॉक्यूमेंटेड सिंगल अगर उसको एपिसोड हुआ है विथ पार्शियल या कंप्लीट रिकवरी विथ साइंस ऑफ मल्टीफोकल वाइट मैटर डिजीज़ एंड नो अदर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक उसको एपिसोड हुआ जिसमें उसकी पार्शियल या कंप्लीट रिकवरी भी हो गई, उसको मल्टीफोकल वाइट मैटर डिजीज़ के साइंस भी हैं जिनकी और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि क्या वजह हो सकती है। ठीक है, वाइट मैटर डिजीज़ भी मिल रही है, सिंगल एपिसोड भी हुआ है जिसमें रिकवरी भी हुई पार्शियल या कंप्लीट, तो हम इसको भी हम कहेंगे कि ये क्लिनिकली प्रोबेबल मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एंड लास्टली होता है क्लिनिकली पॉसिबल मल्टीपल स्क्लेरोसिस। उसमें क्या होगा कि रिलैप्सिंग और रेमिटिंग सिम्टम हो विदाउट डॉक्यूमेंटेड और ऑब्जेक्टिव साइन ऑफ एस्टेब्लिश मोर देन 1 एनाटॉमिकल साइड ऑफ द CNS इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, सिम्टम तो रिलैप्सिंग रेमिटिंग हो रहे हैं लेकिन कोई हमें साइन भी नहीं मिल रहा कि कोई एनाटॉमिकल साइड नहीं मिल रही, CNS की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं कंफर्म नहीं हो रहा, CNS की इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रही हमें। ठीक है, लेकिन रिलैप्सिंग रेमिशन हो रही है सिम्टम्स की, और या फिर नो अदर एक्सप्लेनेशन फॉर द क्लिनिकल फीचर, कोई वजह नहीं मिल रही क्लिनिकल फीचर की, तो ये क्लिनिकली पॉसिबल क्राइटेरिया है। ठीक हो गया। वैसे जो हम डायग्नोसिस करते हैं ना, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस का जो क्राइटेरिया होता है डेविडसन के अकॉर्डिंग, उसको मैकडॉनल्ड्स क्राइटेरिया कहते हैं।
ठीक है। उसमें फिर डिफरेंट है कि भाई नंबर ऑफ़ क्लिनिकल अटैक अगर 2 से ज़्यादा हुए हैं और क्लिनिकल एविडेंस पे जो आपको नंबर ऑफ़ लेशंस मिल रही हैं जब हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं क्लिनिकल एविडेंस पे, तो उसमें लेशंस भी मोर देन अगर 2 मिल रही हैं, अटैक भी 2 से ज़्यादा हुए हैं, लेशंस भी मोर देन 2 हैं, तो फिर उसमें हमें एडिशनल एविडेंस रिक्वायर्ड होता है टू डायग्नोज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो उसमें हमें कोई भी एडिशनल मतलब नहीं चाहिए होता एविडेंस, ठीक है। दूसरा, या तो अगर उसको मोर देन 2 अटैक हुए हैं लेकिन एक लेजन है क्लिनिकल एविडेंस में विथ रीजनेबल हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ प्रीवियस रिलैप्स पहले हुआ है, तो उसमें भी कोई एडिशनल एविडेंस ज़रूरी नहीं है टू डायग्नोज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, काफ़ी है कि भाई ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। तीसरा केस है कि अगर किसी को मोर देन 2 क्लिनिकल अटैक हुए हैं और नंबर ऑफ़ लेजन उसको ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल एविडेंस में एक लेजन भी है, तो जो एडिशनल एविडेंस हमें चाहिए होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डायग्नोज करने के लिए वो है डायसेमिनेशन इन स्पेस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एडिशनल क्लिनिकल अटैक इम्प्लिकेटिंग अ डिफरेंट CNS साइट और बाय MRI, ठीक है। MRI से या CNS कोई डिफरेंट CNS साइट पे जो है उसको डायसेमिनेशन हुई है, तो उससे वो क्लिनिकल अटैक हुआ। एक और केस है कि जिसमें एक क्लिनिकल अटैक हुआ है, अभी तक हम दो पढ़ रहे थे, एक क्लिनिकल अटैक हुआ है लेकिन नंबर ऑफ लेशन मोर देन 2 हैं। एडिशनल क्राइटेरिया है कि डायसेमिनेशन इन टाइम, वो था डायसेमिनेशन इन स्पेस, अब डायसेमिनेशन इन टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एडिशनल क्लिनिकल अटैक और बाय MRI और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ CSF स्पेसिफिक ओलिगोक्लोनल बैंड, ठीक है। वहाँ डायसेमिनेशन इन स्पेस हो जो हमें क्लिनिकल अटैक से पता चले CNS MRI वगैरह पे डिफरेंट CNS साइट में, यहाँ पर डायसेमिनेशन इन टाइम हुई है, एडिशनल क्लिनिकल अटैक हुआ है, या फिर हमें MRI से या CSF में हमें ओलिगोक्लोनल बैंड्स मिले। और लास्ट क्राइटेरिया है कि मतलब अगर पेशेंट को एक क्लिनिकल अटैक हुआ है, उसको नंबर ऑफ लेशन भी एक ही है क्लिनिकल एविडेंस से जो हमें पता चली है, और जो एडिशनल एविडेंस है उसमें डायसेमिनेशन इन स्पेस हो डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एडिशनल क्लिनिकल अटैक इम्प्लिकेटिंग अ डिफरेंट CNS साइट और बाय MRI and dissemination in time demonstrated by additional clinical attack or by MRI और demonstration of CSF specific oligoclonal band। तो ये मतलब दोनों ही उसमें आ गए, इन स्पेस डायसेमिनेशन इन स्पेस इन डायसेमिनेशन इन टाइम, दोनों ही इस थर्ड वाले में आ जाते हैं अगर पेशेंट को एक अटैक हुआ है, एक लेशन है क्लिनिकल एविडेंस से, ठीक हो गया। तो ये वैसे मैकडोनल्ड क्राइटेरिया होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस को डायग्नोज करने के लिए, जो मैंने आपको पूरा डेविडसन से एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब ये जो इनाम दानिश में ऊपर जो क्राइटेरिया बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, ये है प्रोग्नोस्टिक फैक्टर ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। गुड प्रोग्नोसिस है अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस 40 साल की उम्र से पहले उसका ऑनसेट हुआ है, विजुअल या सेंसरी सिम्टम अलोन है एट द इनिशियल प्रेजेंटेशन, कोई पायरामिडल या सेरिबेलर डिस्फंक्शन नहीं हुआ, तो मतलब उसकी अच्छी प्रोग्नोसिस है। दूसरा, अगर उसका रिलेप्सिंग रेमिटिंग कोर्स है तो अच्छी प्रोग्नोसिस होगी। मिनिमल न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हुई है 5 ईयर आफ्टर द ऑनसेट, ठीक है। फिर आते हैं पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। पुअर में ट्रंकल अटैक्सिया, ठीक है, पेशेंट को अगर ट्रंकल अटैक्सिया हुआ है, सीवियर उसको एक्शन ट्रेमर हो या प्राइमरी प्रोग्रेसिव डिजीज़ पैटर्न हो, तो इसमें पुअर प्रोग्नोसिस होती है। देन आती है इन्वेस्टिगेशन, हम कैसे डायग्नोज करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस को। सबसे पहले तो CSF की एग्जामिनेशन, ठीक है। CSF में आपको लिम्फोसाइट ज़्यादा मिलेंगे लेकिन वो लेस देन 50 सेल्स पर लीटर होंगे, ठीक है, 50 सेल्स पर लीटर से कम, लेकिन ज़्यादा मिलेंगे लिम्फोसाइट्स। टोटल CSF प्रोटीन तो नॉर्मल होंगी लेकिन IgG जो है उसके लेवल इंक्रीज मिलेंगे। CSF इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करवाओगे तो आपको ओलिगोक्लोनल बैंड्स ऑफ IgG एंटीबॉडी मिलेंगे। इसका मतलब है कि अननोन एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन रही हैं CNS में। अगर 2 या ज़्यादा ओलिगोक्लोनल बैंड्स आपको मिल रहे हैं, जो 75 to 80% ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट में मिलते हैं, तो आपको मतलब 2 या मोर ओलिगोक्लोनल बैंड्स भी मिल सकते हैं ज़्यादातर लोगों को। तो बैंड्स जो है ऑनसेट ऑफ डिजीज़ पर तो एब्सेंट होंगे, लेकिन जैसे टाइम के साथ साथ ये बैंड्स हमें ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, एंटीबॉडीज़ ही होती है। ओलिगोक्लोनल बैंड्स स्पेसिफिक नहीं होते मल्टीपल स्क्लेरोसिस के, तो ये एक्चुअली इंट्राथीकल इन्फ्लामेशन को भी इंडिकेट करते हैं और बाकी कंडीशंस में भी ये बैंड्स हमें मिल सकते हैं, तो ये स्पेसिफिक नहीं है इसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। अगली इन्वेस्टिगेशन CSF के बाद MRI। अब ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, लेजन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम MRI करवाते हैं। जो लेजन है हमें उसमें नज़र आएगी, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। तो मल्टीपल बहुत सारे हमें प्लैक्स जो हैं वो विजिबली नज़र आएंगे, स्पेशली जो पेरीवेंट्रिकुलर रीजन है ब्रेन स्टेम में। नेक्स्ट
इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेस्ट हम करवाते हैं, विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल और बेरा जो ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल होता है, ये हमें डिलेड मिलेंगे। जब पेशेंट की ऑप्टिक नर्व और उसका ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व होगा ना, तो रिस्पेक्टिवली हमें ऑप्टिक नर्व है इन्वॉल्व तो विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल डिले मिलेगा, ब्रेन स्टेम है तो इन्वॉल्व है तो ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल हमें डिले मिलेगा। रूटीन टेस्ट में आपने ब्लड सीपी करवानी है, पेशेंट की प्लेन एक्सरे, ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, यूरिन एनालिसिस, ठीक है, ये जो है सारी अनहेल्पफुल होती है डायग्नोसिस, तो ये आपने जो है नहीं करवानी। रूटीन जो है इसमें ब्लड सीपी, प्लेन एक्सरे, ईईजी ये नहीं करवानी, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशंस का ये टेबल देखिए, इन्वेस्टिगेशन है द पेशेंट विद सस्पेक्टेड, आपको लग रहा है कि इसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो आप उसमें अदर स्ट्रक्चरल डिजीज़ को आप एक्सक्लूड करोगे और जो प्लैक ऑफ डीमाइलिनेशन है उनको आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो उसमें आप इमेजिंग जो एमआरआई है या माइलोग्राफी करवाते हो। दूसरा कि आपने जो अदर साइट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट है ना उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है, उसके लिए आप जो है विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल कराते हो ऑप्टिक नर्व के लिए और अदर इवोक्ड पोटेंशियल जैसे बेरा हो गया ब्रेन स्टेम के लिए। तीसरा आपने ना इन्फ्लामेटरी नेचर ऑफ लेजन को डेमोन्स्ट्रेट करना है कि ये इन्फ्लामेटरी है या नहीं, तो उसके लिए सीएसएफ एग्जामिनेशन करवाओगे, उसमें सेल काउंट, प्रोटीन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। एंड लास्टली आपने जो है बाकी कंडीशंस को रूल आउट करना है, उनके लिए आप जो है चेस्ट रेडियोग्राफ, सीरम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE और सीरम में B12 एंटीबॉडीज़, ठीक है, ये आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी। अगर मैं आपको एक डेविडसन से मैंने पढ़ा था कि टेबल चार्ट था कि आपने इन्वेस्टिगेशन किस तरह करवानी है। अगर पेशेंट को आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो सबसे पहले आप उसकी ना स्ट्रक्चरल डिजीज़ को एक्सक्लूड करोगे कि ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल डिजीज़ तो नहीं है, और प्लैक्स ऑफ डीमाइलिनेशन को आपने आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए आप जो है जो क्लिनिकल इन्वॉल्वमेंट वाला एरिया है उसकी MRI या माइलोग्राफी करवाओगे, वही जो यहाँ पे इसने टेबल ने बताया है। देन सेकंड स्टेप होता है कि आपने बाकी साइड्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना है, वो भी इमेजिंग MRI के थ्रू, विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल या बेरा के थ्रू। देन आपने इन्फ्लेमेटरी नेचर ऑफ लेजन देखी, CSF की एग्जामिनेशन, सेल काउंट, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओलिगोक्लोनल बैंड्स नजर आएंगे। एंड लास्टली आपने बाकी कंडीशंस को रूल आउट करने के लिए चेस्ट एक्सरे, AQP4 MOG एंटीबॉडीज़, सीरम B12 एंटीबॉडीज़, सीरम में B12, ठीक है, और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़, इनको आपने एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई खास ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट सिंगल तो नहीं है, लेकिन MRI मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है, और डाइसेमिनेशन नेचर ऑफ डिजीज़ को भी यही हमें हेल्प करेगी। ज़्यादा सेंसिटिव होती है ये MRI, ठीक है, लेजन्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ढूंढ के बताएगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ओवल अपीयरेंस होती है और लेजन्स जो होती है ना वो जो पास्ट कपल ऑफ मंथ में डेवलप हुई हैं वो कंट्रास्ट को ले लेंगी अराउंड द लेजन रिम, ठीक है, कंट्रास्ट उनके सराउंडिंग में आ जाएगा। तो जो ये टिपिकल MRI पे लेजन्स आपको नज़र आएंगे ना, उनकी लोकेशन है पेरीवेंट्रिकुलर रीजन पे, जक्स्टा कॉर्टिकल, इंफ्राटेंटोरियल रीजन और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जो लेजन हो रही है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, वो टिपिकली शॉर्ट होती हैं और एसिमेट्रिक होती हैं। अगर आपको लॉन्ग मिल रही है ना, क्योंकि इसमें शॉर्ट होंगी, लॉन्ग स्पाइनल कॉर्ड की लेजन मिल रही है, 3 वर्टिब्रल बॉडी से ज़्यादा लेंथ की हैं, तो ये मतलब कोई और डिसऑर्डर है, यानी न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका, जो कि एक एंटीबॉडी मेडिएटेड न्यूरो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, वो हो सकता है, ठीक है। तो लॉन्गर नहीं है, इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस में शॉर्ट स्पाइनल कॉर्ड की लेजन्स होंगी। इसके अलावा MRI पे जो फाइंडिंग है ना, अगर ओल्ड एज वाला पेशेंट आया तो उसमें MRI आपको जो है कंफ्यूज कर सकती है स्मॉल वेसल डिजीज़ के साथ और नॉन स्पेसिफिक वाइट मैटर लेजन्स के साथ, क्योंकि ये माइग्रेन वगैरह में कॉमन होती है, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। इसलिए आपको केयरफुल और एक्सपीरियंस इवैल्यूएशन करनी होगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इमेजिंग की, ताकि आप एक्यूरेट डायग्नोसिस बना सकें। बाकी तो हमने CSF देखा कि नॉर्मल वाइट काउंट, प्रोटीन, थोड़ा बहुत लिम्फोसाइटिक पिलियोसाइटोसिस आपको मिलता है एक्टिव डिजीज़ में, और वैसे तो CSF में आप इंट्राथीकल सिंथेसिस और इम्यूनोग्लोबुलिन्स को भी आइडेंटिफाई करोगे। ओलिगोक्लोनल बैंड्स भी आपको मिल सकते हैं CSF में, लेकिन ब्लड में नहीं मिलेंगे, और ये बैंड जो है ना आपको मदद करेंगे रैपिड डायग्नोसिस बनाने में इन द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। जिन पेशेंट को सिंगल क्लिनिकल एविडेंट हुआ है और उनको आपको ये बैंड मिल रहे हैं, तो मतलब उसको क्रोनिक न्यूरो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा है काफ़ी टाइम से। वैसे ओलिगोक्लोनल बैंड इसके लिए स्पेसिफिक तो नहीं है, क्योंकि बाकी इन्फ्लेमेशन वगैरह में भी ये बढ़ जाते हैं बाकी डिसऑर्डर्स में, तो आपने बाकी कंडीशंस को भी रूल आउट करना है, जैसे इन्फेक्शन, B12 डेफिशिएंसी, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। देन आती है डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डायग्नोसिस बेसिक क्लिनिकल है, क्योंकि देखिए इसका रिलैप्सिंग और रेमिटिंग डिजीज़ है, स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं इसमें,
क्लिनिकली हम इसको डायग्नोस करते हैं। प्रॉब्लम डायग्नोसिस में आती है एट द ऑनसेट ऑफ डिजीज़, जहाँ पे किसी को पता ही नहीं होता रिलैप्सिंग रेमिटिंग नेचर ऑफ डिज़ीज़ का, और या फिर कब ये डिज़ीज़ स्टार्ट हुई, मतलब कब इसका प्राइमरी प्रोग्रेसिव पैटर्न स्टार्ट हुआ। यानी एक तो किसी को पता नहीं होता रिलैप्सिंग रेमिटिंग नेचर ऑफ डिज़ीज़ का, और दूसरा कि ये डिज़ीज़ कब स्टार्ट हुई, जो उसका प्राइमरी प्रोग्रेसिव पैटर्न होता है ना, तो यानी उसका जो प्राइमरी प्रोग्रेसिव पैटर्न था जिसमें जो ऑनसेट ऑफ डिज़ीज़ है वो बिल्कुल ग्रेजुअल प्रोग्रेशन के साथ होता है, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होती है डिसेबिलिटी की बिल्कुल ऑनसेट पे ही। तो इस वजह से इन दोनों वजूहात की वजह से जो है डायग्नोसिस जो है उसमें इशू होता है। MRI डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। बाकी जो पॉसिबिलिटीज़ माइंड में आ सकती हैं वो SLE, स्ट्रोक जो है उसमें मोर सडन ऑनसेट होता है बनस्बत मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। तीसरा डिफरेंशियल हमारा फ्रेडरिश अटैक्सिया हो सकता है, क्योंकि उसमें ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होता है वो, लेकिन उसमें रेमिशंस नहीं होती, जबकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है रिलैप्सिंग भी है, रेमिटिंग भी है। चौथा CNS सार्कोइडोसिस, ये भी डिफरेंशियल है। बेसेट सिंड्रोम में अलॉन्ग विद ऑप्टिक न्यूरोपैथी एंड माइलोपैथी इट आल्सो हैज़ ओरल एंड जेनाइटल अल्सर्स एंड यूवियाइटिस भी होता है, हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। साथ में ऑप्टिक न्यूरोपैथी और माइलोपैथी भी है। और लास्टली हमारे डिफरेंशियल जोगरन सिंड्रोम, ठीक है, ऑटो इम्यून कंडीशन है इस वजह से भी। लास्ट है हमारे पास मैनेजमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो हम देते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी, दूसरी होती है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या सपोर्टिव थेरेपी। सबसे पहले डिजीज़ मॉडिफाइंग थेरेपी याद रखें, उसमें अगर पेशेंट को इनिशियल अटैक हुआ है और अक्यूट अगर इसको रिलैप्स हुआ है, ठीक है, तो उसमें ट्रीटमेंट आप फर्स्ट अटैक पे, पहला अटैक हुआ है या अक्यूट उसको रिलैप्स हुआ है इतने सालों के बाद या महीनों के बाद, पहला अटैक होता है या फिर आगे जाके फिर अक्यूट रिलैप्स होता है, उसको आप स्टीरॉइड्स दे के ट्रीट करोगे, ठीक है। इनिशियली आपने IV में मिथाइल प्रेडनिसोलोन देना है 3 दिनों तक, फिर आप उसको ओरल प्रेडनिसोलोन दोगे अगले 18 दिनों तक। मिथाइल प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन सोलूमेड्रोल के नाम से आता है, 250 मिलीग्राम आपने 250 ml डेक्सट्रोज वाटर में मिक्स करना है, और वो आप दोगे 1 से 2 घंटों के अंदर फॉर 6 आवर्ली, ठीक है। हर 6 घंटों के बाद 3 दिन तक दोगे। फिर आपने उसको ओरल प्रेडनिसोलोन डेलाकॉर्टिल पे स्विच करना है 1 मिलीग्राम पर kg पर डे इन सिंगल डोज फॉर द नेक्स्ट 13 डेज़, और फिर टैपर कर देना है और अगले 4 दिनों तक स्टॉप करना है, ठीक है। इस तरह ग्रेजुअली आप जो है प्रेडनिसोलोन के डोज को कम करके टैपर करके बंद करोगे। तो ये तो हुआ अभी अटैक हुआ है उसमें हमने स्टेरॉइड दे दिए, या अक्यूट अटैक हुआ या फर्स्ट अटैक। लेकिन अगर आइंदा रिलैप्स से बचाने के लिए कौन सी प्रोफाइलैक्सिस क्या देंगे, उसमें आप वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स जो है ना रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए देते हो। इंटरफेरोन 1A 6 मिलियन यूनिट्स आपने इंट्रामस्कुलरली हर हफ्ते लगवाने हैं, पेशेंट को लगाने हैं, ठीक है। दूसरा, या तो आप इंटरफेरोन 1B 8 मिलियन यूनिट्स दोगे, ये सबकुटेनियसली दोगे हर दूसरे दिन, ठीक है। या फिर कोपोलीमर जो है 120 मिलीग्राम सबकुटेनियसली आपने डेली देना है। तो ये क्या करेंगे, ये एनुअल एक्सरबेशन रेट को 1/3 तक कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, यानी रिलैप्स से बचाएंगे। ट्रीटमेंट आपने उन पेशेंट्स में डिसकंटिन्यू कर देना है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या उनको फिर भी बावजूद इसके फ्रीक्वेंट अटैक्स हो रहे हैं, या उनकी डिज़ीज़ ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रही है, मतलब डिसेबिलिटी जो है उनकी 6 महीनों में ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव हो गई है, तो उसमें फिर आपने ये ट्रीटमेंट बंद कर देना है, ठीक हो गया। देन आता है कि सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपने कैसे ट्रीट करना है। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव हमने डिस्कस किया, क्या होता है कि रिलैप्सिंग रेमिटिंग कोर्स ही होता है शुरू में, लेकिन फिर ये डिज़ीज़ जो प्रोग्रेसिव हो जाती है, फिर उसकी जो प्रोग्रेसिव नेचर है ऑनसेट ऑफ द डिजीज़ पे ही हो सकती है, या फिर वो सालों 10-10 सालों के बाद वो प्रोग्रेस करेगी, तो इसको हम सेकेंडरी कह रहे थे। तो इसमें सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आप कैसे ट्रीट करोगे, वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आप यूज़ कर सकते हो, और ये ड्रग्स याद रखिए आप प्राइमरी प्रोग्रेसिव पैटर्न में नहीं दे सकते, या पेशेंट अगर 60 साल से उम्र से ज़्यादा का है उसको नहीं दोगे, बेड रिडन को भी नहीं दोगे, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं। कौन सी हैं वो ड्रग्स, सबसे पहले मिथोट्रिक्सेट, ठीक है, ये आप दोगे सेकेंडरी प्रोग्रेसिव में। मिथोट्रिक्सेट 7.5 मिलीग्राम ओरली दोगे वंस अ वीक, 2 सालों तक पेशेंट खाएगा, हफ्ते में 1 बार। या फिर एजाथायोप्रीन 2 to 3 मिलीग्राम पर kg डेली, या साइक्लोफॉस्फामाइड अगर उसको रैपिड और प्रोग्रेसिवली उसको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रहे हैं जल्दी प्रोग्रेसिव, तो उसमें आप साइक्लोफॉस्फामाइड दोगे, ठीक है। तो ये होगी सेकेंडरी प्रोग्रेसिव MS की ट्रीटमेंट।
देन है सपोर्टिव थेरेपी। तो स्पास्टिसिटी जो हो रही थी उसके लिए आप फिजियोथेरेपी करवाओगे पेशेंट की। बैक्लोफेन जो है टैबलेट लियोरेसिल के नाम से आती है 10 मिलीग्राम। इसके अलावा डायज़ेपाम भी दे सकते हैं स्पास्टिसिटी के लिए, क्लोनाज़ेपाम या डेंट्रोलिन। फिर जो पेनफुल पैरेस्थीसियाज हो रहे थे या ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, उनके लिए हम कार्बामेज़ेपिन, टैग्रिल के नाम से आती है, कार्बामेज़ेपिन हम देंगे 100 से 120 मिलीग्राम पर डे 3 डिवाइडेड डोजेस में, या एमिट्रिप्टिलिन। अटेक्सिया भी हो रहा था पेशेंट को, अटेक्सिया के लिए आइसोनियाज़िड 600 to 1200 मिलीग्राम इन डिवाइडेड डोजेस, या क्लोनाज़ेपाम दे दें 2 to 8 मिलीग्राम इन द डिवाइडेड डोजेस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो रही थी तो उसके लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे हम। यूरिनरी रिटेंशन के लिए फिर कोलिनर्जिक ड्रग्स देंगे, जैसे बेथेनिकोल 10 मिलीग्राम TDS। कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए लेक्सेरिव और एनेमास। फीकल इनकंटिनेंस हो रही है तो लो फाइबर डाइट। और लास्टली है प्रेगनेंसी एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं फीवर अटैक ड्यूरिंग द जेस्टेशन, ठीक है, फीवर अटैक होता है, लेकिन मोर अटैक्स होंगे इन द फर्स्ट 3 मंथ आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है, डिलीवरी के बाद पहले 3 महीनों में इसके अटैक्स ज़्यादा होंगे फीमेल्स को, ठीक है, डिलीवरी के बाद। तो अभी थोड़ा सा डेविडसन से भी देख लें, ड्रग्स का टेबल बना हुआ है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, थोड़ी सी मैनेजमेंट में आपको उससे भी बता देती हूँ कि हमने DMARDs देखा ट्रीटमेंट में, डिजीज़ मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट था। तो मेनली इसकी मैनेजमेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस की यही होती है कि हम DMDs दें, DMT यानी डिजीज़ मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट, और सिम्टमेटिक अप्रोच। तो DMT मैंने आपको बताया ना कि अर्ली मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इसका पार्टिकुलर ट्रीटमेंट में हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम की इम्यूनोथेरेपीज़ होती हैं और मोर देन 10 ड्रग्स इसमें अप्रूव हुई हैं, मोस्ट एफिकेशियस हैं। रिलैप्सिंग रेमिटिंग डिजीज़ में ये ज़्यादा अच्छी हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़ इंक्रीजिंगली व्यूड एज इम्पोर्टेंट इन इम्प्रूविंग लॉन्ग टर्म आउटकम। सारी जो DMTs हैं ये रिलैप्स की फ्रीक्वेंसी को भी कम करेंगी और हाईली एफिकेसी ड्रग्स हैं। फॉर एग्जांपल बी सेल डिप्लीटिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ रिड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ डिसेबिलिटी। रिसेंटली इम्यूनोथेरेपीज़ भी अप्रूव हुई हैं डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने के लिए इन द प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, इम्यूनोथेरेपीज़, लेकिन ऑल्दो ओनली वेयर एक्टिव इन्फ्लेमेशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। वो ड्रग्स जिनकी अब हायर एफिकेसी होती है तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स हैं कि उनको ऑप्टिमम लेवल कितना यूज़ किया जाए इम्यून ट्रीटमेंट में इन द अर्ली कोर्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो केयरफुल सिलेक्शन और काउंसलिंग पेशेंट की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये ड्रग्स जो हैं ये टीम्स की मदद से सुपरवाइज़ की जाती हैं, एक्सपीरियंस्ड इन देयर यूज़, और इनको नेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही रिकमेंड किया जाता है। कुछ DMTs जो है प्रेगनेंसी के दौरान भी यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्पेशलिस्ट एडवाइस जो है वो सॉर्ट की जाएगी। स्मोकिंग, पुअर डाइट, ओबेसिटी, ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं फॉर द डिजीज़ प्रोग्रेशन इन द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उनकी प्रोग्रेस करेगी, ठीक है, स्मोकिंग, पुअर डाइट, ओबेसिटी, और इनको हमने लाजमी एड्रेस करना है। अच्छा, इस टेबल में देखिए डिजीज़ मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस गिवन है। अच्छा, अक्यूट जब रिलैप्स होता है, अक्यूट रिलैप्स में क्या होगा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डिसेबलिंग जो रिलैप्स होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, उसमें आप पल्सेस ऑफ हाई डोज ग्लूकोकॉर्टिकोइड दोगे, या तो IV में या ओरली 3 से 5 दिनों तक, तो उससे अक्यूट एपिसोड की ड्यूरेशन भी कम होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म रिकवरी को वो इम्प्रूव नहीं करता, अफेक्ट नहीं करता। अगर पेशेंट को कोई नया न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हुआ है जबकि वो DMT पर था, यूज़ कर रहा था DMT, तो फिर आपने ना, तो उस न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट को आपने उस ड्रग का साइड इफ़ेक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है, कि उसकी वजह से ही ये न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हुआ है। क्योंकि देखिए फिंगोलिमोड एसोसिएटेड मैक्युलर एडिमा की वजह से विजुअल लॉस होता है। नटालिजुमाब एसोसिएटेड PML में कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो टेबल है DMTs का, ये देखें तो इसमें एक होती है हमारी हाई एफिकेसी वाली बायोलॉजिकल थेरेपी, जिसमें एवरेज रिलैप्स रेट रिडक्शन जो है वो मोर देन 50% है। दूसरी मॉडरेट एफिकेसी वाली है, दूसरी लोअर एफिकेसी। हाई एफिकेसी में जिसमें रिलैप्स 50% से भी ज़्यादा चांसेस हैं कि रिलैप्स कम होगा, उसमें है ओक्रेलिजुमाब, नटालिजुमाब, एल्टीमेटुजुमाब, ठीक है। ओक्रेलिजुमाब IV इन्फ्यूजन हर 6 महीने बाद लगाया जाता है। इस इन्फ्यूजन के रिएक्शंस भी हैं, इन्फेक्शन का रिस्क है, हाइपोगामाग्लोबिनीमिया। रिटुक्सिमाब भी बहुत सी कंट्रीज़ में यूज़ होता है। दूसरी नटालिजुमाब जो है ना 4 वीकली, हर 4 हफ्तों के बाद IV इन्फ्यूजन देंगे, तो वो हर 6 महीने पे दे रहे थे, ये नटालिजुमाब 4 हफ्तों पे। तो इसमें PML का रिस्क होता है उन एविडेंस में, उन पेशेंट्स में जिनको JC वायरस इन्फेक्शन है। थर्ड जो एलेम्टुजुमाब भी IV इन्फ्यूजन ही होता है ओवर 2 कोर्सेज सेपरेटेड बाय 12 मंथ।
ठीक है। 2 कोर्स करवाते हैं 12 महीनों के फासले पे। 5 डे इन्फ्यूजन इनिशियली, सेकेंड कोर्स 3 डेज़। तो ये करेगी क्या, इसमें जो है एसोसिएटेड कि इसमें ना साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम हो जाता है साइड इफ़ेक्ट, और इन्फ्यूजन के रिएक्शन होते हैं 30% को। सेकेंडरी ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है, मेनली थायराइड को वो जाके ऑटो इम्यूनिटी अफेक्ट करेगी। ये हो गई हाई एफिकेसी वाले बायोलॉजिक थेरेपी। दूसरी मॉडरेट एफिकेसी वाली जो एवरेज रिलैप्स रेट रिडक्शन रखती है, उसमें फिंगोलिमोड, क्लेड्रीबीन और डाइमिथाइल फ्यूमारेट आता है। फिंगोलिमोड आपने याद रखना है पेशेंट डेली ओरली लेगा, तो ये ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव है इंटरफेरोन की निस्बत। फिंगोलिमोड पहला डोज इसका जो है ना वो ब्रेडिकार्डिया कराता है, फर्स्ट डोज ब्रेडिकार्डिया। इन्फेक्शन की ससेसिबिलिटी है, और मैंने आपको बताया कि मैक्यूलर एडिमा हो जाता है। क्लेड्रीबीन जो है पोस्ट ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसमें लिम्फोपीनिया का और इन्फेक्शन का खतरा होता है और लॉन्ग टर्म कैंसर रिस्क। थर्ड जो डाइमिथाइल फ्यूमारेट है, ये भी ओरली ही दी जाएगी, और इसमें फ्लशिंग, जीआई डिस्टर्बेंस, पीएमएल का भी स्मॉल रिस्क है। ठीक है, तो मॉडरेट में फिंगोलिमोड, क्लेड्रीबीन, डाइमिथाइल फ्यूमारेट। थर्ड कैटेगरी आती है लो एफिकेसी वाली इम्यूनोथेरेपी, जिसमें एवरेज रिलैप्स रेट रिडक्शन है 30%। इसमें हमारी आती है ग्लेटिरामेर एसीटेट। ठीक है, सारी हमने फार्मा में पढ़ी थी। ग्लेटिरामेर एसीटेट, टेरिफ्लोनोमाइड, इंटरफेरोन बीटा। ग्लेटिरामेर एसीटेट अल्टरनेट डेज पे ना सबकुटेनियस इंजेक्शन लगता है, और इसकी इंटरफेरोन जैसी ही एफिकेसी है। टेरिफ्लोनोमाइड ओरली दी जाती है, इससे डायरिया, एलोपेशिया, हेपेटोटॉक्सिसिटी, टेराटोजेनिसिटी होती है। इंटरफेरोन बीटा जो है ये भी अल्टरनेट डेज पे ही देंगे, या हर हफ्ते लगेगा इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस इंजेक्शन। ठीक है, तो इसका वाइड स्प्रेड यूज़ है फॉर रिलैप्स, रिड्यूसिंग द रिलैप्स रेट। रिलैप्स को मतलब कम करने के लिए हम इंटरफेरोन बीटा यूज़ करते हैं। ये हो गई सारी हमारी DMTs डिटेल में कवर, जो इनाम दानिश में नहीं थी गिवन, तो ये आपने इसमें से याद कर लेनी है ड्रग्स। और बाकी सिम्टम्स का ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस और डिसेबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया ना कि अगर पेशेंट को डिसेस्थीसिया या पेन हो रहा है तो उसके लिए आप कार्बामेज़ेपिन, गाबापेंटिन, डुलोक्सिटिन, एमिट्रिप्टिलिन दे सकते हैं। वॉकिंग स्पीड है तो फेमप्रिडिन, वॉकिंग स्पीड के लिए फेमप्रिडिन। ठीक है, ब्लेडर के सिम्टम्स के लिए जो अलग ड्रग्स मैंने आपको बताई, इनकॉन्टिनेंस है अगर यूरिनरी तो एंटीकोलिनर्जिक, अगर यूरिनरी रिटेंशन है तो कोलिनर्जिक जैसे बेथेनिकोल। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सिल्डेनाफिल या टेडालाफिल। स्पास्टिसिटी के लिए फिजियोथेरेपी, बैक्लोफेन, डेंट्रोलिन, गाबापेंटिन, कैनाबिनोइड, टीजानिडीन, इंट्राथीकल बैक्लोफेन, लोकल इंजेक्शन बोटुलिनम टॉक्सिन का इंट्रामस्कुलर, या इवन केमिकल न्यूरोनेक्टमी। ये सारी जो है अगर कॉम्प्लिकेशन जो हो रही है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, उनका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने पेशेंट को जो है केयरफुल एक्सप्लेनेशन देनी है उनकी नेचर ऑफ डिजीज़ के बारे में और उसका आउटकम क्या होगा। तो इसमें ना मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम होती है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं, नर्सेज होती हैं स्पेशल, जो इसको मैनेज करती हैं क्रोनिक फेज़ ऑफ डिज़ीज़ को। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये भी पेशेंट की करवानी होती है ताकि डिसेबिलिटी से इम्प्रूवमेंट हो, फंक्शनल कैपेसिटी पेशेंट की इम्प्रूव हो। ब्लेडर के याद रखिएगा पार्टिकुलरली इसमें इंपॉर्टेंट है, जो इसमें हो रही थी ना अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम जो है फार्माकोलॉजिकली ट्रीट करते हैं, लेकिन उससे रिटेंशन और इन्फेक्शन का रिस्क होता है। अगर यूरिनरी रिटेंशन हो रही है तो आप उसको इंटरमिटेंट यूरिनरी कैथेटराइजेशन करें, लेकिन इनड्वेलिंग कैथेटर जो है वो नेसेसरी हो सकता है। प्रेगनेंसी से प्रोग्रेशन का रिस्क तो नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम में फिर इसमें बहुत ज़्यादा रिलैप्सेस होते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपने प्री कंसेप्शन पेशेंट को काउंसल करना होता है कंसीव करने से पहले, और रिलैप्स का रिस्क जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान तो कम है, लेकिन पोस्टमार्टम में बहुत ज़्यादा रिलैप्स होते हैं, बढ़ जाता है।